निषेधीय क्रिया नहीं होती है तो एक निश्चित अवधि के बाद गर्भाशय की दीवारें टूटकर रुधिर के रूप में योनि मार्ग से बाहर आती है और 28 से 30 दिन के बाद में आता है और 2 से लेकर 8 दिन तक ये चक्कर चलता रहता है। इसके बाद भी बात आगे आती है मध्य चक्र की। मध्य चक्र का मतलब होता है अंडोत्सर्जन के बाद जैसे गर्भाशय की दीवारों से वो अंडे उत्पन्न होते हैं, वो निषेधीय क्रिया नहीं होती है तो रक्त के रूप में योनि मार्ग से बाहर आता है, 2 से 8 दिन करता है। इसके बाद 2 से 8 दिन के बाद में माता को जनन की इच्छा जागृत होती है, उसको बोलते हैं मध्य चक्र। यानी अंडों उत्सर्जन के बाद, अंडों के उत्सर्जन के बाद माता को जनन की इच्छा जागृत होती है, उसको बोलते हैं मध्य चक्र। ये होता है मध्य चक्र। यानी अंडोत्सर्जन के बाद माता को जनन की तीव्र इच्छा जागृत होती है, इसे मध्य चक्र बोला जाता है। आगे बात आती है मध्य चक्र के बाद में रज्जोनिवर्ती। रज्जोनिवर्ती, रज्जोनिवर्ती, रज्जोनिवर्ती का मतलब होता है रज्जोधर्म या मासिक चक्कर या ऋतुस्राव का लगभग बंद हो जाना, लगभग बंद हो जाना रज्जोनिवर्ती कहलाती है। एक कल बात चली थी कि प्रकृति ने हर प्राणी को अपनी समान संतान उत्पन्न करने का अधिकार दे रखा है। एक निश्चित समय शुरू होते ही जीव संतान उत्पन्न करते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद संतान उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। एक समय होता है शुरू से लेकर, जहाँ से शुरू होता है वहां से लेकर जब तक बंद नहीं होता है, उस बीच के पीरियड में प्राणी अपनी वंश और जाति को बनाए रखने के लिए अपनी समान संतान उत्पन्न करता है। इसके बाद में एक निश्चित आयु के बाद में, निश्चित समय के बाद में संतान उत्पन्न करना बंद कर देता है। क्यों कर देता है बंद? क्योंकि अगर प्रत्येक प्राणी, जिसने प्रकृति ने वरदान दे रखा है, अगर जीवन भर अपनी समान संतान उत्पन्न करता रहेगा, कर सकता है जीवन भर संतान उत्पन्न, लेकिन भगवान ने उसको बांध रखा है, ईश्वर ने बांध रखा है, प्रकृति ने उसको बांध रखा है। क्यों बांध रखा है? अगर प्रत्येक जीव अपनी समान जीवन भर संतान उत्पन्न करते रहेंगे तो उस जाति की और उस वंश के जीव की संख्या प्रकृति में ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा होते ही उसमें संघर्ष होगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। संघर्ष होगा जिसको जीवन संघर्ष के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं जीवन संघर्ष। और वो जीवन संघर्ष तो 3 प्रकार का होगा। एक तो आवास के लिए होगा, रहने के लिए संघर्ष होगा कि कौन सा जीव कहाँ पर है, क्योंकि संख्या ज्यादा होगी तो एक तो जीव उसका आवास के लिए संघर्ष होगा, एक भोजन के लिए संघर्ष होगा और एक जनन के लिए संघर्ष होगा। इन 3 बातों के लिए संघर्ष होगा। खाने की लड़ाई होगी इनके बीच में, जनन करने के इनके बीच में संघर्ष होगा और रहने के लिए इसके बीच में संघर्ष होगा। और उस जीवन संघर्ष में आपस में प्राणी लड़ भिड़ करके मर जाएंगे और वो ही जीव बचेगा जो या तो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप डालेगा या फिर शक्तिशाली होगा। तो या तो बचेगा शक्तिशाली जीव या बचेगा अपने आप को जीव के प्रति डालेगा वो जीव। तो मरनी तो है, मरेंगे तो सही, क्योंकि सारे जीव तो रहेंगे नहीं। संघर्ष होगा, संघर्ष में कुछ न कुछ जीव मरेंगे और जो शक्तिशाली जीव होंगे वो ही बचेंगे, वो ही आगे जन्म करेंगे और अपनी वंश जाति को बनाए रखेंगे। तो खत्म तो होना है, तो इसलिए प्रकृति ने पहले शर्त लगा रखी है कि एक निश्चित समय तक संतान उत्पन्न करेगा, इसके बाद भी जन्म की क्रिया को बंद कर देगा। अगर लगातार जन्म क्रिया रहेगा तो आगे जीवन संघर्ष होगा, जीवन संघर्ष उसको मरना पड़ेगा। तो मरने से पहले से प्रकृति ने शर्त लगा रखी है। तो रज्जोनिवृत्ति का मतलब होता है रज्जोधर्म का, मासिक चक्र का या ऋतुस्राव का लगभग बंद हो जाना क्या कहलाता है? रज्जोधर्म कहलाता है। यानी रज्जोधर्म शुरू होने के बाद में कोई भी रज्जोनिवृत्ति,
रज्जो निवृत्ति के बाद कोई भी प्रकृति का कोई भी प्राणी जनन क्रिया नहीं कर सकता, उसकी जनन क्रिया एकदम से बंद हो जाती है। तो रज्जो धर्म का या मासिक चक्र का या फिर ऋतुस्राव का लगभग बंद हो जाना रज्जो निवृत्ति कहलाता है। इसका मतलब एक निश्चित समय होता है, प्राणी में कुछ निश्चित समय के बाद उसमें अंडे नहीं बनते। अंडे जब नहीं बनेंगे तो अंडे हैं वो शुक्राणु से सुनने करेंगे, शुक्राणु से सुनने करेंगे तो फिर युग्मन नहीं बनेगा, युग्मन नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो संतान का निर्माण नहीं होगा। तो रज्जो निवृत्ति रज्जो धर्म या मध्य चक्र का या ऋतुस्राव का तो मासिक चक्र होता है, उसका लगभग बंद हो जाना रज्जो निवृत्ति कहलाता है। और मनुष्य में ये रज्जो निवृत्ति की आयु है वो लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच में होती है, 50 से 55 वर्ष के बीच में होती है। एवरेज मानते हैं 50 से 55 या फिर 45 से 50 इनके बीच में मानते हैं। कुछ में 45 से 50 के बीच में होता है, कुछ में 50 से 55 के बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 45 और 50 के बीच वाली जब आयु आ जाती है इसके बाद में मनुष्य है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। ये भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, यानी करीब ये होता है। इसके बाद में 50 के बाद में 50 वर्ष की आयु पार करने के बाद में लगभग मासिक चक्र या ऋतुस्राव की प्रक्रिया बंद हो जाती है और रज्जो निवृत्ति की आयु शुरू, रज्जो निवृत्ति का समय वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो 50 वर्ष के बाद में मनुष्य है वो अपने समान जीव उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो मासिक चक्र होता है वो बंद हो जाता है और रज्जो निवृत्ति की आयु वो शुरू हो जाती है। इसके बाद में बात आती है आगे, ये तो अंतिम सीमा होती है, इसके बाद भी उत्पन्न कर नहीं सकता। इसके बाद में बात आती है कि मनुष्य में यौन अवस्था कब शुरू होती है, यानी युवा अवस्था कब शुरू होती है, जब इसमें सेकेंडरी अवस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, वो आयु कब शुरू होती है। तो अलग अलग होती है, लड़कियों की आयु अलग होती है, लड़कियों की अलग होती है, लड़कों की अलग होती है, दोनों में अलग अलग आयु होती है। लड़कियों की कौन सी उम्र होती है जिसमें युवा अवस्था के या यौन अवस्था के या सेकेंडरी अवस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। लड़कों की आयु कौन सी होती है जिसमें से युवा अवस्था के या सेकेंडरी अवस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जो अपने लिख के पहले से कौन कौन से लक्षण होते हैं युवा अवस्था के। तो लड़कियों में तो होती है आयु आपकी 12 से लेकर 14 वर्ष तक, 12 से 14 वर्ष लड़कियों में कब 12 से लेकर 14 वर्ष तक, यानी 12 साल से लेकर 14 वर्ष के बीच में जो भी युवा अवस्था के लक्षण होते हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। युवा अवस्था के वो लक्षण त्वचा का मुलायम होना, अंगों का गोल होना, शरीर के बालों का कम होना और मासिक चक्र का शुरू होना। तो 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु के मध्य लड़कियों में युवा अवस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जबकि लड़कों में कब शुरू होता है, लड़कों में होता है 13 से लेकर 15 वर्ष के मध्य। लड़कों में 13 से लेकर 15 वर्ष के मध्य ये लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो लड़कों में यौन या सेकेंडरी अवस्था के लक्षण, युवा अवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं 13 से लेकर 15 वर्ष के बीच में। 13 से शुरू हो जाते हैं, 15 तक सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। चेहरे पर डाटे मुझ का आना, त्वचा का भारी होना, तो आपका त्वचा और बालों का अधिक होना, आवाज का भारी होना, त्वचा का तेलीय होना, ये सारे लक्षण लड़कों में 13 से लेकर 15 वर्ष के बीच में दिखाई देने लग जाते हैं। तो लड़कियों की आयु होती है 12 से 14 वर्ष और लड़कों की होता है 13 से 15 वर्ष के बीच में। दोनों का जो एवरेज होता है यानी मनुष्य में, ये तो लड़के और लड़कियों की अलग अलग है। तो मनुष्य में जो लैंगिक परिपक्वता होती है, मनुष्य में लैंगिक परिपक्वता है, मनुष्य है वो संतान उत्पन्न करने लायक कब बन जाता है, कब वो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है। लैंगिक परिपक्वता की जो अवस्था होती है, लैंगिक परिपक्वता मतलब होता है उसके जनन अंग हैं वो पूर्ण रूप से संतान उत्पन्न करने के लिए कब तक तैयार हो जाते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। तो मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पर,
तो मनुष्य में लैंगिक परिपक्वता की जो आयु होती है वो 18 से 19 वर्ष के मध्य होती है। 18 से 19 वर्ष की जो आयु होती है उसके जनन अंग हैं वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, संतान उत्पन्न करने लायक उसके अंग हो जाते हैं। 18 से 19 वर्ष के मध्य मनुष्य अपने समान जीव उत्पन्न कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसमें लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, उसके जो जनन अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। इसके बाद में आगे बात आती है रोपण। ये बात सारी बात आएगी जब निषेधन की क्रिया चलेगी तो शब्द आएंगे। रोपण क्या होता है? रोपण की परिभाषा जब निषेधन की क्रिया बढ़ेगी तो शब्द आएगा रोपण। उस समय काम आएगी ये परिभाषा। रोपण का मतलब होता है युग्मनज का, जो युग्मनज होता है युग्मनज, और युग्मनज की परिभाषा हमने कल पढ़ी थी। क्या होती है युग्मनज की परिभाषा? नर व मादा युग्मकों के संयोजन से जो संरचना बनती है उसको युग्मनज बोलते हैं। या निषेचन के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद जो संरचना बनती है उसको युग्मनज कहते हैं। तो ये युग्मनज है। युग्मनज का वाक्य युग्मनज बन जाता है निषेचन नर और मादा का संयोग होता है। संयोग के बाद भी निषेचन की शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं। इसके बाद में मिलने की क्रिया को निषेचन, और निषेचन के बाद में जो संरचना बनती है उसको युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज आगे भ्रूण में बदलेगा और भ्रूण आगे संतान में बदल जाएगा। तो युग्मनज का वाक्य गर्भाशय की, वाक्य गर्भाशय, युग्मनज का वाक्य गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाना। क्या प्रक्रिया होती है? निषेचन बात होगी इसकी। निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के बाद में युग्मनज बनता है। युग्मनज है वो 2 से 3 दिन में गति करता हुआ वाक्य गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है, जिसको रोपण बोलते हैं। रोपण के बाद भी लगभग 3 से 5 दिन का टाइम होता है। 3 से 5 दिन के बाद भी युग्मनज भूमि बदलता है और भ्रूण है फिर गति करता हुआ किसमें बदल जाता है? संतान में बदल जाता है। तो युग्मनज का वाक्य गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। जैसे युग्मनज बनता है, युग्मनज जाकर के वाक्य गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। जो चिपकने की क्रिया होती है इसका नाम होता है रोपण। इसके बाद भी बात आती है आपकी प्लेसेंटा या अप्राय। ये शब्द रहेगा निषेचन की क्रिया में, प्लेसेंटा या अप्रा। प्लेसेंटा या बोलते इसको अप्रा। प्लेसेंटा या अप्रा क्या होता है? वह संरचना जिसके द्वारा, कौन सी संरचना? वह संरचना जैसे युग्मनज है, युग्मनज है मां की गर्भाशय की दीवारों से चिपक गया। तो चिपकने के मध्य ये जैसे मां का गर्भाशय है, ये युग्मनज चिपकेगा, एक संरचना के द्वारा चिपकेगा। तो ये जो संरचना होती है इसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा तो वह संरचना जिसके द्वारा भ्रूण है क्या देगा? क्योंकि भ्रूण है वो शिशु में देगा, और आगे बात आएगी भ्रूण को शिशु में बदलना कितना समय लगता है। भ्रूण है वो शिशु में बदलता है और शिशु फिर मां के शरीर में कितने समय तक रहता है। तो वह संरचना जिसके द्वारा भ्रूण है वो श्वसन, उत्सर्जन, वह अन्य कार्य संपन्न करता है, उसको बोलते हैं क्या? प्लेसेंटा बोलते हैं। भ्रूण है, जो भ्रूण तो जीव होता है, तो जो भी सजीव क्रिया करेंगे, पोषण देगा, उत्सर्जन करेगा, श्वसन करेगा, वो सारी क्रिया भ्रूण कैसे करेगा? मां के गर्भाशय में तो संरचना होती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो उस प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण है वो श्वसन, उत्सर्जन, पोषण आदि जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। तो वह संरचना जिसके द्वारा भ्रूण है वो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं संपन्न करता है, प्लेसेंटा या अप्रा कहलाता है। एक संरचना होती है जिसके द्वारा
भ्रूण श्वसन उत्सर्जन और पोषण आदि जैविक क्रिया संपन्न करता है। जिस संरचना के द्वारा भ्रूण वो अपनी जैविक क्रिया संपन्न करता है उस संरचना का नाम होता है प्लेसेंटा या अफरा। और जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु को प्लेसेंटा अफरा के द्वारा ही मां के गर्भाशय से अलग किया जाता है, उस संरचना को काट दिया जाता है, जिसके कारण शिशु है वो मां के गर्भाशय से अलग हो जाता है, तो इससे जुड़ा रहता है। इसके बाद में आती है गर्भावधि। गर्भावधि यानी मनुष्य में शिशु का निर्माण कितने दिन में होता है, कितने दिन में शिशु बनता है मनुष्य के शरीर में। तो गर्भावधि का मतलब होता है रोपण से, जिस दिन रोपण हो गया यानी युग्मनज है वो मां के गर्भाशय की दीवारों से चिपक गया, उसको बोलते हैं रोपण। तो जिस दिन युग्मनज है वो मां के गर्भाशय की दीवारों से चिपक गया उस दिन से लेकर शिशु का जिस दिन जन्म होता है, शिशु मां के शरीर से जिस दिन बाहर आता है, उसके जो बीच की अवधि होती है उस अवधि का नाम होता है गर्भावधि। यानी रोपण से लेकर मोटी भाषा में बोल देंगे कि जिस दिन युग्मनज है वो मां के गर्भाशय की दीवारों से चिपक गया उस दिन से लेकर मां के गर्भाशय से शिशु के बाहर आने तक का जो बीच का समय होता है उस समय को बोलते हैं गर्भावधि। परिभाषा में लिखेंगे कि रोपण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि को गर्भावधि कहा जाता है। रोपण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि को गर्भावधि कहा जाता है। मनुष्य में गर्भावधि लगभग 9 महीने 270 दिन से 280 दिन के मध्य की होती है। यानी मनुष्य में गर्भावधि का समय 270 दिन से 280 दिन का होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग गर्भावधि होती है। मनुष्य में शिशु का निर्माण और शिशु बनने में यानी शिशु बनने में 270 से 280 दिन लगते हैं। 270 से 280 दिन में एक शिशु का निर्माण होता है। 270 से 280 दिन में होता है। खरगोश में 28 से 30 दिन में शिशु का निर्माण हो जाता है। खरगोश में 28 से 30 दिन के मध्य शिशु का निर्माण होता है। 28 से 30 दिन के बाद में खरगोश बच्चा पैदा कर देता है, फिर 28 से 30 दिन के बाद में बच्चा पैदा कर देता है। ठीक है। छोटे जो जीव होते चींटी जैसे जीव होते उसमें 3 से लेकर 5 दिन में शिशु का निर्माण हो जाता है। हाथी जैसा जो विशालकाय जंतु होता है उसमें 680 दिन से लेकर 780 दिन के मध्य शिशु का निर्माण होता है। यानी हाथी को शिशु का निर्माण करने में लगभग 680 दिन का समय लग जाता है। 680 दिन में एक शिशु का निर्माण होता है। तो प्रकृति ने हर जीव में शिशु के निर्माण करने की या जन्म की अलग अलग समय सीमा दे रखी है, सभी समान नहीं होती है। इसके बाद में बात करिए कि ये तो सारी बात है कि जब निषेचन की क्रिया मनुष्य में शिशु का निर्माण किस प्रकार होता है उसमें बात आएगी। अब अपन बात करेंगे नर जनन तंत्र की, क्योंकि अपन एक जगह पढ़ा था कि नर व मादा में अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं। इस बात पढ़ी थी एक जगह कि नर व मादा में अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं, क्योंकि लैंगिक जन्म होता है। इसमें मनुष्य में लैंगिक जन्म पाया जाता है और लैंगिक जन्म के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो मनुष्य में नर जनन तंत्र अलग होता है और मादा जनन तंत्र अलग होता है। पहले अपन बात करेंगे नर जनन तंत्र की कि नर जनन तंत्र है वो क्या होता है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं। तो नर जनन तंत्र मनुष्य के नर जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के नर जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं। एक तो होते प्राथमिक जनन अंग और एक होते द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग।
प्राथमिक जनन और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन तो कौन कौन होता है? प्राथमिक जनन तो होता है वसन। वसन ये तो होता है प्राथमिक जनन अंग। द्वितीयक जनन कौन से होते हैं? द्वितीय जो जनन अंग होते हैं उसमें होता है, पहला होता है आपका अधिवसन। अधिवसन या उसको बोलते हैं वसन कोश। अधिवसन या वसन कोश होते हैं। एक तो होता है अधिवसन या वसन कोश, दूसरा होता है आपका शुक्राशय, दूसरा होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी तीसरा होता है शुक्राशय। शुक्राशय चौथा होता है प्रोस्टेट ग्रंथियां। प्रोस्टेट ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां। और पांचवा होता है आपका मूत्रमार्ग। और छठा होता है आपका शीर्षक। ये 6 द्वितीयक होते हैं। तो प्राथमिक अंग तो सिर्फ एक होता है वसन, और द्वितीयक होते हैं अधिवसन या वसन कोश होते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथियां, मूत्रमार्ग और शीर्षक। ये 6 भागों में बांटा गया द्वितीयक अंगों को। पहले बात करेंगे हम प्राथमिक जनन अंग यानी वसन की। तो प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? प्राथमिक जनन अंग का मतलब होता है इस प्रकार के अंग, वे अंग जो या तो लेखी कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण करते हैं। यानी लेखी कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण करने वाले अंगों को प्राथमिक अंग बोला जाता है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले वे अंग जो जनन कोशिकाओं का या युग्मकों का निर्माण करते हैं प्राथमिक जनन कहलाते हैं। युग्मकों का निर्माण करने के साथ साथ ये कुछ हार्मोन भी स्रावित करते हैं, इनको प्राथमिक अंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो मेरे बता दीजिए कि मनुष्य में पाए जाने वाले वे अंग जो या तो जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या युग्मकों का निर्माण करते हैं प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन भी स्रावित करते हैं, जिसके हम चर्चा कर चुके हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन कर चुके हैं इसकी चर्चा। तो कुछ हार्मोन स्रावित करते हैं, उसको प्राथमिक अंग कहा जाता है। मनुष्य में या नर में जो प्राथमिक अंग होता है उसको वसन कहा जाता है। ये बात तो पहले देखिए अपन कि नर में जो प्राथमिक होता है उसको वसन कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे वसन की कि वसन कहाँ पर पाए जाते हैं शरीर में, कितनी होते हैं, नर में क्या होता है वसन का कार्य। तो नर में एक जोड़ी वसन पाए जाते हैं। नर में एक जोड़ी वसन या बता दीजिए या तो एक जोड़ी या संख्या में कितनी 2 होते हैं। तो मनुष्य में एक जोड़ी वसन या संख्या में कितनी होती है 2 होते हैं। तो नर में एक जोड़ी वसन पाए जाते हैं जो उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच में लटके रहते हैं, वसन कहलाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं मनुष्य में एक जोड़ी वसन होते हैं जो उदर गुहा के बाहर, शरीर से बाहर होती है, उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच में पाए जाते हैं, दोनों टांगों के बीच में लटके रहते हैं। क्या कहलाते हैं? वसन कहलाते हैं। रंग कैसा होता है इनका? वसन गहरे गुलाबी रंग के होते हैं, गहरे गुलाबी रंग के होते हैं, गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। रंग होता है इसका गहरा गुलाबी, गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। पहली बात उदर संख्या में 2 होते हैं
या एक जोड़ी होती है जो उदरवा के बाहर दोनों टांगों के बीच में पाए जाते हैं, गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। आकार कैसा होता है इनका? अंडाकार होता है। आकार भी अंडाकार होते हैं, अंडाकार या गोलाकार। तो आकार भी होते हैं कैसे? अंडाकार होते हैं। वर्षण में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं। वर्षण के ऊपर या वर्षण में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको शुक्र जनक नलिकाएं बोलते हैं। तो वर्षण में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है शुक्र जनक नलिकाएं। इनका क्या काम होता है? शुक्र जनक नलिकाएं। वर्षण में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको शुक्र जनक नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनक नलिकाओं का मुख्य कार्य होता है, शुक्र जनक नलिकाओं का मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनक नलिकाएं करती हैं। बस देखते रहना तो पड़ जाएंगे अंदर। शुक्र जनक नलिकाएं बनती हैं। शुक्र जनक नलिकाओं का मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना होता है। शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनक नलिकाएं करती हैं। शुक्र जनक नलिकाओं में पाई जाने वाली उन शुक्र जनक नलिकाओं में एक विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिसको सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं। सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं, जिनका नाम होता है सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं। शुक्र जनक नलिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं। और उन सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य जो काम होता है वो होता है शुक्राणु को पोषण देना। शुक्राणु को पोषण देना, शुक्राणु को पोषण देना। यानी सर्टोली कोशिकाएं वो शुक्राणु को क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। और वर्षण का काम वो शुक्राणु के निर्माण के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित करती है। तो ये वर्षण की शर्त होगी। पर्सन जाता है अंदर, इक्के रंग वाले पर्सन। मनुष्य में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जो दोनों टांगों के बीच में पाए जाते हैं, गहरे गुलाबी रंग के होते हैं, आकार में अंडाकार होते हैं। वर्षण में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको शुक्र जनक नलिकाएं बोलते हैं। शुक्र जनक नलिकाओं का मुख्य कार्य शुक्राणु का निर्माण करना होता है। शुक्र जनक नलिकाओं में कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं। सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य शुक्राणु को पोषण प्रदान करना होता है। वर्षण से एक हार्मोन भी निकलता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये तो हो गई वर्षण की संरचना। अब पर्सन ज्यादा कहां पर वर्षण में? एक तो ये कि शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है या शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो शुक्र जनक नलिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती है। शुक्राणु निर्माण होता कहां पर है? वर्षण में होता है। वर्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण करना। और कौन सी कोशिकाएं करती? शुक्र जनक कोशिकाएं करती है। शुक्र जनक कोशिकाओं में जो विशेष प्रकार कोशिकाएं होती है क्या नाम होता है? सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य बताइए तो क्या बताइए? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। शुक्राणु को पोषण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं। ये यहां बहुत बढ़िया प्रश्न है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम लिया तो सर्टोली कोशिकाएं बोली गई पर या फिर आता है सीधा सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणु को पोषण देना। तो ये तो हो गया आपका प्राथमिक अंग जिसको बोलते हैं वर्षण। 4-5 नाम है। एक जोड़ी होती है, दोनों टांगों के बीच में रहते हैं, उदरवा के बाहर होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, अंडाकार होते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्र जनक नलिकाएं बोलते हैं। शुक्र जनक नलिकाएं शुक्राणु का निर्माण करते हैं। कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जो सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं। सर्टोली कोशिकाओं के कार्य शुक्राणु को पोषण देना होता है। और इसके साथ साथ एक हार्मोन भी निकलता है पर्सन से जिसको बोलते हैं कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। ये तो आपका वर्षण। इसके बाद में आगे बात आता है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग वो क्या होते हैं? द्वितीय लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग का मतलब होता है प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा। प्राथमिक अंग तो पहले पाया जाता है। प्राथमिक तो कौन सा हो गया? वर्षण हो गया। तो प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा नर में और भी जनक पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। यानी प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा नर में जितने भी अंग पाए जाते हैं वो सारे के सारे द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। और पहला जो द्वितीय लैंगिक अंग है वो होता है आपका अधिवर्षण। अधिवर्षण
होता है आपका अधिवर्षण। वो होता है आपका अधिवर्षण। अधिवर्षण क्या होता है? वर्षण है। ये पहले बात आई थी, वर्षण जो प्राथमिक होता है, वर्षण वो उद्र गुहा के बाहर पाई जाती है, ये बात आई थी। तो उद्र गुहा के बाहर तो होते हैं, लेकिन वर्षण एक थैली में रहते हैं। वर्षण एक थैली नुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है अधिवर्षण या वर्षण कोश। तो हम बताएंगे वर्षण है नरमी, वर्षण उद्र गुहा के बाहर होते हैं, लेकिन वो एक थैली नुमा रचना में पाए जाते हैं, और उस थैली नुमा संरचना का नाम होता है अधिवर्षण या वर्षण कोश बोला जाता है, जिसे वर्षण या अधिवर्षण कहा जाता है। वर्षण कोश का मुख्य काम क्या होता है? वर्षण को स्थिर रखना होता है। तो वर्षण अधिवर्षण पाए जाते हैं, और इसका मुख्य काम होता है वर्षण को स्थिर रखना। अगर अधिवर्षण नहीं होते तो वर्षण स्थिर नहीं रहते। तो वर्षण है वो एक थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसको अधिवर्षण या वर्षण कोश कहा जाता है। अधिवर्षण या वर्षण कोश वो ही वर्षण को स्थिर रखता है। इसके अलावा अधिवर्षण का और क्या काम होता है? एक तो होता है ये वर्षण को स्थिर रखता है, दूसरा क्या होता है? अधिवर्षण पर अनेक कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं। किस पर? अधिवर्षण पर अनेक कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं। अनेक कुंडलित संरचनाएं पाई जाती है। किसके ऊपर? अधिवर्षण के ऊपर अनेक कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये क्या काम करती? ये करती वर्षण का विपरीत पृष्ठभूमि, विपरीत वर्षण का विपरीत पृष्ठभूमि सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? विपरीत पृष्ठभूमि सुरक्षा प्रदान करती, वर्षण को विपरीत पृष्ठभूमि सुरक्षा प्रदान करती है। विपरीत पृष्ठभूमि कौन सी होती है? क्योंकि शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वर्षण में होता है, और शुक्राणु का निर्माण वो शरीर का जितना ताप होता है उस ताप से कम तापमान पर इसका निर्माण होता है। तो शरीर के से कम ताप पर आवश्यक होता है, और वर्षण कोश का तापमान अन्य अंगों से क्या होता है? कम होता है। तो वर्षण का अधिवर्षण का क्या काम होता है? वर्षण है वो एक थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसको अधिवर्षण बोलते हैं। अधिवर्षण वर्षण को स्थिर रखते हैं। अधिवर्षण अनेक कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये कुंडलित संरचनाएं हैं वो वर्षण की विपरीत परिस्थितियों में, जैसे सर्दी, गर्मी, शरीर का ताप आदि से वर्षण की सुरक्षा करते हैं। शुक्राणु का निर्माण है वो शरीर के ताप से कम ताप पर होता है। शरीर का जितना तापमान होता है उस तापमान से कम ताप पर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य में ये वर्षण है वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। अगर वर्षण शरीर के अंदर होते हैं, प्रश्न आएगा कि मनुष्य में वर्षण शरीर के बाहर क्यों होते हैं? तो हम बोलेंगे क्योंकि शुक्राणु का निर्माण है वो, शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से कम ताप की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य में वर्षण शरीर के अंदर होते तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, क्योंकि शुक्राणु है वो शुक्राणु का निर्माण वो शरीर से कम ताप की आवश्यकता होती है। शुक्राणु के निर्माण के कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए शुक्राणु शरीर के ताप पर नष्ट हो जाते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण हो, शुक्राणु सुरक्षित रहे, इसके लिए ही वर्षण मनुष्य में बाहर पाए जाते हैं। जबकि खरगोश में जो वर्षण होते हैं वो शरीर के अंदर भी होते हैं और शरीर के बाहर भी होते हैं। दोनों प्रकार के वर्षण पाए जाते हैं खरगोश में, कुछ के शरीर के बाहर होते हैं, कुछ के शरीर के अंदर होते हैं। लेकिन मनुष्य में वर्षण वो शरीर के बाहर ही होते हैं। अगर शरीर के अंदर वर्षण होते तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता, और शुक्राणु का निर्माण नहीं होता तो फिर जन्म क्रिया बंद हो जाती और मनुष्य अपनी वंश और जाति को बनाए नहीं रख पाता। इसलिए वर्षण वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। इसके बाद में आगे बात आती है आपकी शुक्रवाहिनी की। शुक्रवाहिनी, शुक्र नाम शुक्रवाहिनी है, इसका मतलब कोई न कोई पदार्थ का वो परिवहन करती है।
तो शुक्रवाहिनी क्या होती है? ये एक छोटी लंबी व पतली नलिका होती है। एक नलिका होती है, छोटी नलिका होती है, पतली नलिका होती है, लंबी नलिका होती है। और इसका मुख्य कार्य होता है ऊर्ध्वगामी से यह शुक्राशय में खुलती है। ऊर्ध्वगामी से आती है और शुक्राशय में खुलती है और शुक्राणु और शुक्रवाहिनी के द्वारा इस शुक्राशय में पहुंचते हैं। यदि वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है बात है, तो उन शुक्राणु को शुक्राशय तक, आगे तो बात आएगी शुक्राशय की, शुक्राशय तो शुक्रवाहिनी एक लंबी पतली नलिका होती है और यह ऊर्ध्वगामी होती है, शुक्राशय में खुलती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो शुक्राणु को शुक्राशय तक लाना होता है। वर्षण में जिन शुक्राणु का निर्माण होता है उन शुक्राणु को शुक्राशय तक लाने का कार्य कौन करती है? शुक्रवाहिनी करती है। इतना काम होता है इसका कि वर्षण में जो शुक्राणु उत्पन्न हो गए उन शुक्राणु को शुक्राशय तक लाने का मुख्य कार्य किसका होता है? शुक्रवाहिनी का होता है। तो एक लाइन का प्रश्न यहाँ पे भी शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाना। इसके बाद शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय होता है खेले के समान संरचना होती है, खेले जैसी संरचना होती है। शुक्राशय छोटी थैलीनुमा पेश से बना हुआ अंग होता है। पेश से बना हुआ है इसका मतलब इसमें कर्माकुंचन का गुण पाया जाता है, थैली और सिकुड़ने का गुण पाया जाएगा। तो शुक्राशय थैलीनुमा पेशीय अंग होता है, थैली के समान पेशीय अंग होता है। शुक्राशय से संकलन नलिका निकलती है। शुक्राशय क्या होती है? एक नलिका निकलती है, इसका नाम होता है संकलन नलिका। ये मुख्य नलिका होती है कि शुक्राशय एक थैलीनुमा पेशीय अंग होता है। पेशीय अंग इसका मतलब तुमको लिखने की जरूरत है, इसमें क्रमांक पाया जाता है। शुक्राशय से एक नलिका निकलती है जिसका नाम होता है संकलन नलिका होता है, जो कि शुक्राशय को क्या करती है? संकलन नलिका ये शुक्राशय को किसे जोड़ती है? मूत्र मार्ग से जोड़ती है, मूत्र मार्ग से जोड़ती है। ये संकलन नलिका किसको? शुक्राशय को मूत्र मार्ग से जोड़ती है। इसका मतलब है कि शुक्राशय से मूत्र मार्ग में खुलती है संकलन नलिका। ये बात बोले कि शुक्राशय को मूत्र मार्ग से जोड़ती है कौन सी नलिका? संकलन नलिका जोड़ती है। संकलन से पहले शरीर से जब शुक्राणु बाहर आता है उससे पहले शुक्राणु शुक्राशय में रहकर ही पोषण प्राप्त करता है। कहां पर रहता शुक्राणु? शरीर से बाहर निकलने से पहले शुक्राणु शुक्राशय में रहकर ही पोषण प्राप्त करता है। शुक्राशय से पोषक, तो शुक्राशय का मुख्य काम क्या होता है कि शरीर से जब बाहर निकलता है शुक्राणु उससे पहले वो शुक्राशय में रहकर ही पोषण प्राप्त करता है। पोषण यही पर मिलता है। अगर शुक्राशय में पोषक पदार्थ नहीं मिलता शुक्राणु को तो शुक्राणु शुक्राशय में ही नष्ट हो जाते और विसर्जन की क्रिया नहीं हो पाती। आगे क्या बात होती है? शुक्राशय से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। शुक्राशय से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। पोषक तरल पदार्थ को शुक्राणु को, एक तो तरल पदार्थ शुक्राशय से निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है किससे? शुक्राशय से। तो तरल पदार्थ प्लस एक पोषक पदार्थ जो शुक्राशय से निकलता है, तो तरल पदार्थ व पोषक पदार्थ दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? या तो बोलते इसको सीमन या इसको वीर्य के नाम से जाना जाता है। तो वीर्य की या सीमन की परिभाषा है क्या बताइए अपन? शुक्राशय से स्रावित होने वाले तरल पदार्थ व पोषक पदार्थ को सम्मिलित रूप से सीमन या वीर्य कहा जाता है। साथ ही तरल पदार्थ शुक्राणु को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। ये जो तरल पदार्थ होता है शुक्राणु को क्या करता है? ऊर्जा देता और गति देता है। तो शुक्राशय क्या हो गया? शुक्राशय एक थैलीनुमा पेशी से बना हुआ अंग होता है जिसे एक नलिका निकलती है जिसको संकलन नलिका कहते हैं। यह संकलन नलिका शुक्राशय को मूत्र मार्ग से जोड़ती है। संकलन से पहले
शरीर से बाहर निकलने से पहले शुक्राणु है वो शुक्राशय में रहकर ही पोषण प्राप्त करता है। शुक्राशय से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। तरल पदार्थ व पोषक पदार्थ दोनों को सम्मिलित रूप से सीमन या वीर्य कहा जाता है। यह तरल पदार्थ और शुक्राणु को गति और पोषण प्रदान करता है। तो एक तो शुक्राणु पोषण कहाँ पर प्राप्त करता है? शुक्राशय में करता है। नंबर 2 सीमन या वीर्य किसे कहते हैं? शुक्राशय से स्रावित होने वाले तरल पदार्थ व पोषक पदार्थ दोनों को सम्मिलित रूप से सीमन या वीर्य कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है आज्ञा की प्रोस्टेट ग्रंथियां। अगली बात है वो होती है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथियां। प्रोस्टेट ग्रंथियां ये क्या होती है? नर में प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती है। मादा में जब बात करेंगे तो वहां पर लिखिए अपन ब्राथ्रोलिन ग्रंथियां अलग होती है। नर में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और मादा में ब्राथ्रोलिन ग्रंथि होती है। दोनों का काम लगभग समान होता है लेकिन नाम अलग अलग दोनों के। और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है यह अखरोट के आकार की एक ग्रंथि होती है। अखरोट का बीज होता है, उस अखरोट के बीज के आकार की एक ग्रंथि होती है, नर में पाई जाती है। दो शुक्राशय के पास स्थित होती है। कहां पर पाई जाती है? शुक्राशय के पास में स्थित होती है। ज्यादा काम नहीं होता इसका। इसके द्वारा एक क्षारीय एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। क्षारीय तरल द्रव स्रावित होता है। क्षारीय तरल द्रव स्रावित होता है जो पूरे मूत्र मार्ग को क्या करता है? क्षारीय बनाए रखता है और शुक्राणु को गति प्रदान करता है। ये दो ही काम होता है, ज्यादा लंबा दूसरा काम नहीं होता। तो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो अखरोट के बीच के आकार की होती है, शुक्राशय के पास स्थित होती है। इसके द्वारा एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो क्षारीय होता है और इसका मुख्य कार्य होता है पूरे मूत्र मार्ग को क्षारीय बनाए रखती है तथा शुक्राणु को गति प्रदान करती है। ये तो मूत्र मार्ग को क्षारीय बनाएगी और दूसरा काम शुक्राणु को गति प्रदान करेगी। ये इतना ही काम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का। इसके बाद में आगे बात आता है आपका मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मूत्र मार्ग क्या होता है? मूत्र मार्ग का मतलब होता है एक पेशीय नलिका होती है। क्या होती है? पेशियों से बनी हुई नलिका होती है, पेशीय नलिका। और पेशियों की बनी हुई है इसका मतलब इसमें फैली और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। कर्मापुत्र का गुण होगा। तो एक पेशीय नलिका होती है जो मूत्राशय से मिलकर संकलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। तो पेशियों से बनी हुई नलिका होती है और इसका जो मुख्य काम होता है इसमें से अगर मूत्र है वो शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ बाहर निकलता है और यह नलिका शिश्न से गुजरकर जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर घुल जाती है। लेकिन मेन काम इसका होता है मूत्र मार्ग का। मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र है वो शरीर से बाहर निकलता है। शुक्राशय के साथ मिलकर शक्ति नलिका से होती हुई प्रोस्टेट ग्रंथि से होती हुई जनन छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर घुल जाती है। और मनुष्य में मूत्र मार्ग व जनन छिद्र जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं। आगे प्रश्न आएगा वो बीमारी क्यों बोलते हैं इसको। इसके बाद में बात आती है आपकी शिश्न की। नर जनन तंत्र का जो अंतिम भाग होता है उसको शिश्न बोलते हैं। तो ये बेलनाकार अंग होता है, बेलनाकार अंग होता है, बेलनाकार अंग होता है और पेशियों से बना हुआ होता है। ये भी पेशियों से बना होता है। इसका मतलब इसमें भी फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। पेशियों का बना होता है। तो शिश्न है वो बेलनाकार अंग होता है, पेशियों का बना हुआ होता है तथा वसन कोश के बीच में ये पाया जाता है। दो जो वसन कोश होते हैं दोनों वसन कोश के ये बीच में पाया जाता है। दोनों वसन कोश के बीच में पाया जाता है। अत्यंत यह उत्थानशील, उत्थानशील का मतलब होता है उसमें आपका ये कर्मकुंडल फैलो सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। एक बार स्थिर हो जाता है और एक बार वह उत्थानशील अवस्था में आ जाता है। दोनों प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं।
मनुष्य में प्रमुख मेदखुनी अंग यही होता है। प्रमुख मेदखुनी अंग यही होता है। मेदखुन की क्रिया इसी अंग के द्वारा होती है। तो प्रमुख मेदखुनी अंग यही होता है। सामान्य अवस्था में क्या होता है? सामान्य अवस्था में छोटा तथा शिथिल रहता है। जो सामान्य अवस्था होता है तो छोटा एवं शिथिल रहता है। छोटा और शिथिल रहता है। लेकिन छोटा और शिथिल रहता है, मुक्त विशिष्ट ये काम आता है। तो जब सामान्य अवस्था होती है तो छोटा और शिथिल रहता है और उस विष का काम होता है मुक्त का उत्सर्जन करना। मुक्त का उत्सर्जन करना, उसमें मुक्त के उत्सर्जन के लिए काम में आता है। मुक्त को शरीर से बाहर निकालने के काम में आता है। मेदखुन के समय जब जन्म दिया जाता है, मेदखुन के समय यह उन्नत अवस्था में आ जाता है। मेदखुन के समय यह उन्नत अवस्था में आ जाता है और उसमें उन्नत अवस्था में आकर के वीर्यता शुक्राणु को मादा जल अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। यह आपका है शिश्न। बेलनाकार पेशु से बनी हुई संरचना होती है जो दोनों वसनकोश के बीच में पाया जाता है। इसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। नरमी प्रमुख मेदखुनी अंग होता है। सामान्य अवस्था में यह छोटा और शिथिल होता है तथा मुक्त और उत्सर्जन करने के काम में आता है। लेकिन मेदखुन के समय यह उन्नत अवस्था में आ जाता है तथा वीर्य उत्सर्जन करने के काम में आता है। वीर्य को माता के जनन अंग आगे बात करेंगे अपनी योनि में पहुंचाने का काम यही करता है। तो ये होता है आपका शिश्न और ये हो गया आपका नर जनन तंत्र।